गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। फटाफट से सारे के सारे विद्यार्थी जो हैं वो लाइव कनेक्ट हो जाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, केमिस्ट्री का ये बेहतरीन सा सेशन, और आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे बेटा बचे हुए मेटल के पार्ट को और नॉन मेटल को। ठीक है, तो एक बार मुझे कमेंट करके प्लीज़ आप बता दीजिए मेरी वॉइस आप तक अच्छे तरीके से पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही। जल्दी से कमेंट कीजिए। सर्दी का टाइम है, मैं थोड़ी सी चाय की चुस्की ले लूँ, इतने तुम बता दो मुझे भाई। कितना पढ़ लिया था बेटा, बताइए। कॉपर पढ़ लिया था, आयरन भी पढ़ लिया था, और गोल्ड भी पढ़ लिया, सिल्वर भी पढ़ लिया। हाँ ठीक है, उसके बाद लिखो Hg, मर्क्यूरी, पारा, ओनली सिंगल मेटल, कौन सी, लिक्विड अवस्था में। ठीक है, तरल धातु है ये, है या नहीं है? है सर, बिल्कुल। उसके बाद में इसका यूज जो है मरकरी का, कई बार मैंने आपको बता भी दिया है पहले, कहाँ करते हैं? थर्मोमीटर में। ठीक है, लिख सकते हैं तापमापी में। कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसका? थर्मोमीटर में इस्तेमाल करते हैं बेटा, तापमापी में इस्तेमाल किया जाता है। मर्क्यूरी की बात की जाए बच्चे, किसकी बात की जाए? मर्क्यूरी की बात की जाए तो मर्क्यूरी का एक और होता है, अयस्क होता है, जिसका नाम लिखें। मरकरी का जो और है, मरकरी का जो अयस्क है बेटे, उसका नाम लिखिए फटाफट से। तो सर मरकरी का अयस्क कौन सा होगा? तो लिखें HgS, मरकरी सल्फेट। कौन सा होगा बेटा? HgS होगा, मरकरी सल्फेट, मर्क्यूरी सल्फेट। और इसको एक और नाम भी दिया जाता है, मरकरी सल्फेट को बोला जाता है बेटा सिनेबार। क्या बोला जाता है इसको? इसको सिनेबार भी बोला जाता है। ठीक है, और सिनेबार जो होता है, इस सिनेबार या मरकरी सल्फेट का यूज कहाँ करते हैं सर? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है बेटे सिंदूर बनाने के लिए। या इसको सिंदूर भी कहा जाता है एक प्रकार से। ठीक है, सिंदूर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और आज तो तुम्हें पता होना चाहिए, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू हैं। आज के दिन तो रमेश बाबू को जाननी पड़ेगी भाई चुटकी सिंदूर की कीमत। करवा चौथ है क्या आज? आज रमेश बाबू चुटकी सिंदूर की कीमत नहीं जानेंगे तो मारे जाएंगे बेचारे। चलें आगे, उतार लिया है, चलते हैं। अगला पॉइंट लिखें तो मरकरी। अब अच्छा, तुमने मैंने बताया था कि मरकरी जो है वो लिक्विड अवस्था में कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे? तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे
मरकरी जो है वो लिक्विड अवस्था में आ जाती है। क्लियर? 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे मरकरी किस अवस्था में आ जाती है बेटा? लिक्विड अवस्था में आ जाती है। ओके, चलें अभी उसके बाद लिखें एल्यूमिनियम मोस्ट अमेंडमेंट। मेटल इन अर्थ क्रस्ट। भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है बेटा कौन सी? एल्यूमिनियम। लिखेंगे भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु। भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम है। उसके बाद एक विशेष बात और लिख लेंगे, बात करते हैं मैग्नीशियम। किसकी बात करते हैं बेटा? मैग्नीशियम। अगर बात करें ह्यूमन बॉडी की, मानव शरीर की, तो मानव शरीर में मैग्नीशियम कहाँ पाई जाती है बेटा? तो मैग्नीशियम पाई जाती है ब्रेन में। ठीक है, उसके साथ साथ मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम पाया जाता है प्लांट में। प्लांट में कहाँ पाया जाता है बेटा? ये लीफ में पाया जाता है। प्लांट की लीफ में पाया जाता है मैग्नीशियम। अब प्लांट का जो कलर है, प्लांट की जो लीफ है उनका कलर कैसा होता है सर? हरा होता है क्या? किसकी वजह से? मैग्नीशियम की वजह से। किसकी वजह से? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल पढ़ा है ना? क्लोरोफिल दैट इज द पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है। ठीक है, पर्णहरित जिसको बोलते हैं आप हिंदी में। और पर्णहरित में किसकी मात्रा होती है भाई? मैग्नीशियम की। अगर लीफ के अंदर क्या हो जाए बेटा? मैग्नीशियम की कमी हो जाए। क्या हो जाए? मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो लीफ का कलर कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। नहीं सर, लीफ का कलर कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। मैग्नीशियम की कमी से जो लीफ है बेटा, यानी कि जो पत्तियां हैं, उनका कलर कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा, पीला रंग हो जाएगा। क्लियर? आपने देखा होगा पेड़ों के ऊपर जो पत्तियां लगी होती हैं उनका कलर पीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मैग्नीशियम की कमी आ जाती है। फिर वो टहनियों को छोड़ देते हैं। ठीक है, झड़ जाते हैं पत्ते। समझ में आ गई बात? क्लियर? चलें आगे। अगला पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे जिंक। क्या लिखेंगे बेटा? जिंक लिखेंगे। जेडन। जिंक। जिंक की बात करें तो अगर पूछ लिया जाए ह्यूमन बॉडी में कहाँ होगा ये, तो मानव शरीर में जिंक पाया जाता है बेटा कहाँ? पेनक्रियाज में। कहाँ पाया जाता है बेटा? पेनक्रियाज में पाया जाता है। अग्नाशय ग्रंथि में पाया जाता है। ये कहाँ होता है जिंक? अग्नाशय ग्रंथि में होता है। आप सुनेंगे कि किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज हो जाता है, तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है, मधुमेह रोग हो जाता है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस खनिज की वजह से डायबिटीज होता है, तो क्या लिखेंगे? जिंक की कमी। लिख लो। क्या पूछा जाए नोट डाल करके लिखना। दो विशेष क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे कि जो डायबिटीज है
यानी कि मधुमेह जो रोग है वो पूछा जाए किस हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है, तो लिखेंगे इंसुलिन। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए किस खनिज की कमी से होता है, किस मिनरल्स की कमी से होता है, तो भाई जिंक की कमी से हो जाता है। किसकी कमी से हो जाता है बेटा? जिंक की कमी से हो जाता है। दोनों विशेष बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। उतार लीजिए कि डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से। किस खनिज की कमी से हो जाता है, तो जिंक की कमी से। क्लियर? अब जिंक का एक और लिखेंगे बेटा, जिंक का एक क्या लिखेंगे? और लिखेंगे। जिंक का एक अयस्क लिखेंगे आप, तो जिंक का अयस्क कौन सा होता है? लिखेंगे बेटा जिंक सल्फेट, नहीं सॉरी ZnO, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा? जिंक ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, यूज कहाँ किया जाता है, तो लिखेंगे आर्टिफिशियल टीथ बनाने के लिए। कहाँ इस्तेमाल करते हैं बेटे? आर्टिफिशियल टीथ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? कृत्रिम दांत, या बोल सकते हैं जो नकली दांत होते हैं, ठीक है ना, वो नकली दांत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका? जिंक ऑक्साइड का। समझ में आ गई बात? क्लियर? पक्का जी। अब 2-3 विशेष और बातें लिखेंगे, पहले ये उतार लीजिए जल्दी से। समझ पा रहे हैं क्या? जितने विद्यार्थी मेरे साथ कनेक्टेड हैं एक बार कमेंट करके बताइए समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। जल्दी से बता दीजिए बच्चे। चलें आगे जी, चलते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए तो नोट डाल करके लिखेंगे, क्या प्यारे बच्चों, जितनी भी मेटल होती हैं, जितनी भी क्या होती हैं? मेटल होती हैं, उन सभी की सभी मेटल का जो नेचर है, मेटल का नेचर, नेचर मतलब प्रकृति, मेटल का नेचर कैसा होगा? तो भाई मेटल होती है एसिडिक नेचर की। कैसी नेचर की होती है बेटा? एसिडिक नेचर की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। क्लियर? समझ में आ गई बात? अम्लीय प्रकृति की होती है। मैक्सिमम मेटल जो है वो कैसी प्रकृति की होती हैं? अम्लीय प्रकृति की होती हैं। क्लियर? अब सुनो ध्यान से विशेष पॉइंट नोट डाल करके। अगर किसी भी मेटल को रिएक्ट करवाया जाए, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। किसी भी धातु को अभिक्रिया करवाई जाए, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन जाएगा? मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगी बेटा? मेटल ऑक्साइड। कोई भी मेटल रिएक्ट करेगी किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना देगी? मेटल ऑक्साइड बना देगी सर। क्या बना देगी सर? मेटल ऑक्साइड बना देगी। क्लियर? जैसे कि सर, तो जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा जिंक, लिख दिया क्या? जिंक को जब आप रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना रही है? जिंक ऑक्साइड बना रही है सर, बना रही है। जैसे मैंने लिखा मैग्नीशियम, रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है सर। समझ में आ गई? जैसे मैंने लिखा कैल्शियम, रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है सर, बन रहा है। तो जो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी वो क्या बना देगी? मेटल ऑक्साइड बना देगी। क्या बना देगी? मेटल ऑक्साइड बना देगी। क्या यहां तक समझ आया सभी को? उतार लीजिए।
जिंक रिएक्ट विद टू द ऑक्सीजन, formed the zinc oxide. Magnesium react with to the oxygen, formed the magnesium oxide. Calcium react with to the oxygen, formed the calcium oxide. ओके अब देखो जितनी मेटल है उनमें हमने क्या कहा, मैक्सिमम मेटल की नेचर कैसी होती है, एसिडिक होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। समझ में आ गई बात। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होगी। अब मैं आपसे क्या पूछूं, मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होगी, तो कैसी होनी चाहिए, जैसा बाप होगा जैसी माँ होगी, क्या बच्चे वैसे ही होंगे, क्या होंगे। कहते हैं ना कि भाई माँ बाप पे गया है, माँ बाप पे गुण पे गया है, या कोई बुरा काम कर दे तो कहेंगे बाप पे गया है, कोई अच्छा कर दे तो बाप पे गया है। समझ रहे हो ना बात। तो यहाँ पर मेटल रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना रही है, मेटल ऑक्साइड। तो जैसा मेटल का नेचर, क्या वैसा ही नेचर मेटल ऑक्साइड का होगा, क्या होगा। समझ में आ गई। तो लिखेंगे, अगर बात किया जाए मेटल ऑक्साइड के बारे में तो लिख लो मेटल ऑक्साइड का नेचर, मेटल ऑक्साइड का नेचर, मेटल ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, तो फटाफट से बताओ। एसिडिक होगी बेटा। कैसी नेचर होगी, एसिडिक नेचर होगी, अम्लीय प्रकृति के होंगे। क्लियर। लेकिन यहां भी मेटल ऑक्साइड में नोट डाल के लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है भाई। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है सर, दो मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं। कौन कौन से मेटल ऑक्साइड, एक तो ZnO जिंक ऑक्साइड, और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एक कौन सा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हैं, ये दो ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जिनका नेचर कैसा है, जिनकी प्रकृति कैसी है बेटा, एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर के हैं ये, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। यानी कि ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के हैं, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के हैं। और ऐसे मेटल ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के हों तो उनको क्या बोलते हैं बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, एम्फोटेरिक। लिख लो, क्या बोलते हैं उनको, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होते हैं, जिनका नेचर एसिडिक और बेसिक दोनों हो। तो दो ऑक्साइड यहाँ पे कौन कौन से, एक जिंक ऑक्साइड और दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिनके नेचर अम्लीय और क्षारीय दोनों हैं। जिनका नेचर अम्लीय और क्षारीय, अंडरस्टैंड है क्या, समझ गए। चले आगे चलते हैं, उतार लीजिए। चले अभी चले, अगला पॉइंट लिखे बेटे। अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या सर, कि किसी भी मेटल को आप अगर रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, किसके साथ, एसिड के साथ। किसके साथ बेटा, एसिड के साथ। किसी भी मेटल की, किसी भी धातु की अभिक्रिया आप करवा देते हैं, किसके साथ, अम्ल के साथ। तो क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा सर, बनेगा बेस। सॉरी, मेटल रिएक्ट विद एसिड क्या बना देगी बेटा,
साल्ट बना देगी। क्या बना देगी बेटा? साल्ट बना देगी। किसका निर्माण हो जाएगा? लवण का निर्माण हो जाएगा। कोई भी मेटल रिएक्ट करेगी एसिड के साथ तो क्या बनाएगी? साल्ट बनाएगी, लवण बनाएगी। क्लियर? जैसे कि सर एक मेटल ले ली बेटा हमने कहा फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये हमने एक मेटल ले ली सोडियम। क्या ले ली? सोडियम। क्या मोर रिएक्टिव है? क्या बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है सोडियम? पढ़े ना पीछे। सर्वाधिक अभिक्रियाशील पूछे तो पोटेशियम, और सोडियम दूसरे नंबर पे। तो एक हमने सोडियम मेटल ले लिया और एक ले लिया हमने क्या? एसिड ले लिया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन नेचर। इस प्रकृति में सबसे प्रबल अम्ल है। कौन सा? HCl। दोनों जब बच्चे रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे? सोडियम रिएक्ट विद टू द HCl, तो इसने बना दिया NaCl प्लस क्या बच गया? H2O तो है ही नहीं। NaCl प्लस क्या है? H, यानी कि हाइड्रोजन क्या है? ये गैस। समझ में आ गई? तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। क्लियर? समझ गए? अब ये NaCl जो बना है ये क्या है सर? तो NaCl तो है सर साल्ट। क्या है बेटा? ये साल्ट है सर। कैसा साल्ट है ये? तो इसको बोलेंगे कॉमन साल्ट। क्या बोलेंगे इसको? कॉमन साल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटे? कॉमन साल्ट बोलेंगे। या इसको रॉक साल्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? रॉक साल्ट बोल सकते हैं। या क्या बोल सकते हैं इसको? टेबल साल्ट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? टेबल साल्ट भी बोलते हैं। घरों में जो टेबल पे सर्व नहीं करते क्या आप, भोजन में इस्तेमाल करते हैं, जो खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो NaCl ही तो होता है। वो क्या होता है? NaCl होता है बेटा। समझ में आ गई? तो कोई भी मेटल जब रिएक्ट कर रही है एसिड के साथ तो क्या बना रही है? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रही है। ठीक है? वहीं अगर एक और बात बताऊंगा मैं आपको, नोट डाल के लिखिएगा। वहीं अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कोई भी एसिड जब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? बेस के साथ। कोई भी अम्ल जब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? बेस के साथ। यानी कि अम्ल जब सार के साथ अभिक्रिया करेगा तो भी क्या बनाएगा बेटा? तो भी बनाएगा बेटा साल्ट प्लस H2O यानी कि वाटर। समझ में आ गई? जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कहा कि कोई भी अम्ल जब अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ? क्षार के साथ, तो क्या बना रहा है बेटा? लवण प्लस पानी। क्या बना रहा है? लवण प्लस जल बना रहा है भाई। क्लियर? कैसे सर? अब एसिड ले लिया हमने, कोई भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ले लिया जैसे HCl। एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले लिया? HCl रिएक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस। तो क्या बन के आया आपके सामने? NaCl। क्या बन के आया? NaCl प्लस क्या बन गया? NaCl प्लस क्या बन गया? H2 और O। तो बन गया ना पानी। बन गया क्या भाई? तो ये देखो क्या बन गया? साल्ट प्लस जल बन गया, वाटर बन गया। तो यहाँ से बात याद रखने वाली क्या है? मेटल जब एसिड के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगी। लेकिन एसिड बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो साल्ट प्लस वाटर को रिलीज करेगा। साल्ट दोनों ही कंडीशन में कौन सा बन रहा है? कॉमन साल्ट बन रहा है, टेबल साल्ट बन रहा है। उतार लीजिए फटाफट से। क्लियर? चले आगे। अगला पॉइंट लिखें। अगर आपसे पूछ लिया जाए कुछ हिस्टोरिक मेटल लिखो,
क्या लिखे बेटा? हिस्टोरिक मेटल, ऐतिहासिक धातु। कौन कौन सी हो सकती हैं बताओ? हाँ, कौन कौन सी हो सकती हैं? गोल्ड हो गई जी, और सिल्वर हो गई जी, और कॉपर हो गई जी। डायमंड धातु थोड़ी ना है। और कौन सी हो गई? आयरन हो गई जी, लोहा। कॉपर युग नहीं सुना आदि मानव के ज़माने से? आयरन के भी हथियार बनते थे ना। हाँ, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारी की सारी क्या है बेटा? ये सारी हिस्टोरिक मेटल हैं। ये सारी क्या हैं? ऐतिहासिक धातुएं हैं। ये सारी क्या हैं? हिस्टोरिक मेटल। उतार लीजिए, ये सभी की सभी ऐतिहासिक धातुएं हैं। अंडरस्टैंड है? चले आगे। अब अगर बात की जाए किसके बारे में? पीरियोडिक टेबल के बारे में। ध्यान से सुनना। पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी। आवर्त सारणी की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं? 118 तो टोटल एलिमेंट है। टोटल एलिमेंट कितने हैं? 118। ठीक है। अब इनमें मेटल कितनी होती है? 118 तत्वों में मेटल कितनी है टोटल? तो 92 है अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ NCERT। किसके अनुसार? NCERT डाटा के अनुसार कितनी मेटल है बेटा? बताइए। 92 मेटल्स हैं। NCERT का मतलब क्या हो गया? NCERT का मतलब क्या है यहाँ पे? नेशनल काउंसलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। नेशनल काउंसलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। समझ में आ गई? तो पीरियोडिक टेबल में 118 टोटल एलिमेंट हैं, जिनमें से 92 क्या हैं? धातु। मेटल कितनी है? 92 है। समझ में आ गई बात? आ गई क्या? चले आगे चलते। अब अगला पॉइंट देखो। पीरियोडिक टेबल में अगर बात कर ली जाए ब्लॉक की तो 4 ब्लॉक हैं पीरियोडिक टेबल में। कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक हैं। कौन कौन से? S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक हैं। ग्रुप पूछ लिए जाए तो कितने होंगे? 18 होंगे। ग्रुप कितने होंगे? 18 होंगे। पीरियड पूछ लिए जाए तो 7 होंगे। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? S ब्लॉक के अंदर और P ब्लॉक के अंदर और D ब्लॉक के अंदर। अब ध्यान से सुन लो। S ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप हैं जी। S ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं जी? 2 ग्रुप हैं। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 S ब्लॉक में है। समझ में आ गई बात? अब ग्रुप नंबर 1 में कितने हैं? 7 मेटल हैं। ग्रुप नंबर 2 में कितने हैं? 6 मेटल हैं। ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 में जो 7 मेटल है ना बेटा, ये सारे के सारे मेटल का जो नेचर होता है, कहां से लग जाओ? हीलियम, लिथियम। समझ में आ गई ना? समझ गए? देखो यही है क्या बेटा? हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रांसियम, यही है। कितने हो गए? 7 हो गए। इन 7 का जो नेचर है, इन 7 का जो नेचर है, मैं सही लिख देता हूँ थोड़ा सा। ये हो गया हीलियम, लिथियम,
ठीक है। इन सातों के सातों का जो नेचर है वो कैसा है, ये होते हैं बेटा बेसिक नेचर के। कैसे होते हैं ये, बेसिक नेचर होता है इनका, इनकी क्षारीय प्रकृति होती है। इनकी कैसी प्रकृति होती है, क्षारीय धातुएं होती हैं। ये समझ में आ गई। हमने क्या कहा था, धातुओं का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। तो मोस्टली क्या है, एसिडिक नेचर की। ये बाकी क्या है, बेसिक नेचर की है। उतार लो। क्लियर, समझ गए इतनी बात। ये बात आपको याद रखनी है। कि बेसिक नेचर की कौन सी धातुएं होती हैं, ये आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखवाया। ठीक है। पी जो ब्लॉक है इसमें तीनों चीजें आएंगी, क्या, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। डी ब्लॉक में सारी क्या होंगी, मेटल होंगी। सारी क्या होंगी, मेटल होंगी। क्लियर। टोटल कितनी है, 92 अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, चले आगे अगली बात की तरफ। चलो, उसके बाद लिखेंगे बेटा नॉन मेटल। उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, नॉन मेटल। अधातु मोस्टली क्या है, सॉफ्ट होती हैं। नॉन मेटल आर सॉफ्ट, मुलायम होती हैं। मेटल आर सॉलिड, ठोस होती हैं। समझ में आ गई ना बात। तो मोस्टली नॉन मेटल आर सॉफ्ट, मोस्टली नॉन मेटल आर प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। समझ में आ गई बात। अब नॉन मेटल में सबसे पहले लिखेंगे बेटे हीलियम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हीलियम लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हीलियम लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ एक विशेष बात लिखनी है हीलियम के नीचे भाई, क्या लिखनी है, नोट डाल करके लिखना, लाइटेस्ट गैस इन नेचर। सबसे हल्की गैस। क्या है ये, सबसे हल्की गैस नहीं है भाई ये। एक मिनट, लाइटेस्ट नोबल गैस इन नेचर। क्या लिखेंगे बेटा, लाइटेस्ट नोबल गैस इन नेचर, सबसे हल्की अक्रिय गैस है ये। सबसे हल्की अक्रिय गैस है ये। अगर सबसे हल्की गैस की बात कर ली जाए बेटा, तो अगर तुमसे पूछ लिया जाए सबसे हल्की गैस कौन सी होगी जी, फिर क्या कहेंगे, हैं, अरे बताओ। लिखेंगे हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन क्या है, लाइटेस्ट गैस इन नेचर। प्रकृति में सबसे हल्की गैस। क्या है बेटा, ये सबसे हल्की गैस है। और सबसे हल्की नोबल गैस पूछ ली जाए तो हीलियम। गुब्बारे वगैरह में भरी जाती है,
एरोप्लेन के टायर में भरी जाती है ना। हाइड्रोजन भरी जाती है कहाँ, गैस सिलेंडर में, ठीक है। और कहाँ भरी जाती है, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स सुने होंगे, गोताखोर जो होते हैं, उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में भी भरी जाती है क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐसी गैस है बेटा जो डिजोल्व नहीं होती हमारे ब्लड में। हाइड्रोजन कैसी गैस है, नॉन डिजोल्विंग गैस है इन द ब्लड, हमारे ब्लड में डिजोल्व नहीं होती है। ये समझ में आ गई बात, याद रखना। क्या बेटा, हीलियम की जगह हाइड्रोजन लिखो, मैंने हीलियम लिखवा दिया क्या वहाँ। अरे ये भाई थोड़ी सी गलती हो गई है, इस गलती को सुधार दिया। ये लो, हाँ CS आएगा यहाँ। ये हाइड्रोजन लिखो यहाँ पे, और ये लिखेंगे क्या आपका ये लो, ठीक है। हीलियम सेकंड ग्रुप में आता है, समझ गए। तो ये सारी की सारी क्या है, बेसिक नेचर की, याद रखेंगे। इनमें ये मेटल है, ये एक नॉन मेटल है, समझ रहे हो ना। इसका प्लेस डिसाइड नहीं होता। आज तक कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं आया जिसने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का प्लेस डिसाइड कर दिया हो कि इसको S ब्लॉक में रखें या P में रखें या D में रखें या F में रखें, लेकिन रखते कहाँ है, S ब्लॉक में पहले नंबर पे, ठीक है ना। ये बात याद रख लेंगे। तो सबसे हल्की गैस कौन सी हो गई, और सबसे भारी, ये तो हल्की है, भारी पूछ लिया जाए तो बताओ। एक बार कमेंट करके बताइए मुझे, सारे बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं। एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइए सारे बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। हीलियम का इस्तेमाल लिख लो, कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं बेटा हीलियम का। हाँ लिखो, बैलून्स में। और कहाँ करते हैं, बलून में, और एरोप्लेन टायर। और कहाँ करते हैं, बल्लभ में भी करते हैं क्या, हीलियम प्लस ऑर्गन। अरे बल्लभ में भी तो करते हैं, ठीक है। उतार लेना आप। क्लियर, समझ गए हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं सारी बातें। देखिए, मरकरी एकमात्र लिक्विड धातु, ठीक है। उसका एक ऐसा कौन सा, मरकरी सल्फेट, जिसको सिनेबार भी बोलते हैं, सिंदूर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हमने, एल्यूमिनियम, ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। मैग्नीशियम ह्यूमन बॉडी में, ब्रेन में पाई जाएगी, और पौधों में, पत्तों में होती है, ठीक है। कमी आ जाएगी तो पत्तों का रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। जिंक ह्यूमन बॉडी में अग्नाशय ग्रंथि में पूछ लिया जाए, डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से, किस मिनरल की कमी से। और जिंक का ऐसक, जिंक ऑक्साइड, जिसको आर्टिफिशियल टीथ बनाने में इस्तेमाल करते हैं। कोई भी मेटल का नेचर क्या है, एसिडिक, यानी कि मोस्टली मेटल का, ठीक है। और मेटल रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ तो बनाएगी मेटल ऑक्साइड। 2 मेटल ऑक्साइड ऐसे बनेंगे जिनका नेचर एसिडिक प्लस बेसिक दोनों होगा, और जिनका नेचर एसिडिक बेसिक दोनों होगा उनको एम्फोटेरिक बोलेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलेंगे। उसके बाद मेटल रिएक्ट कर देगी एसिड के साथ तो बनाएगी साल्ट प्लस हाइड्रोजन, और एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर देगा तो वही कॉमन साल्ट प्लस वाटर का निर्माण करेगा, ठीक है।
आगे ये हिस्टोरिक मेटल है, सोना, चांदी, कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम। पीरियोडिक टेबल में कुल एलिमेंट 118, 92 क्या है, मेटल है बेटा। और उसी के साथ साथ क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ हैं मैंने सारी आपको एक एक करके बता दी है। ठीक है, कल नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे भारी गैस कौन सी होती है? ऑर्गन हो गया, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया। सबसे भारी गैस ध्यान नहीं आ रहा, जैसे ही आएगा बताऊंगा। ठीक है, तो ये मैं आपकी पीडीएफ फाइल जो है वो सेव कर रहा हूँ, यहाँ से आपको मिल जाएगी। ये हो गई बेटा सेव। तो आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक बेहतरीन से लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। रेडॉन अक्रिय होती है, सबसे भारी अक्रिय गैस रेडॉन होती है। ठीक है, रेडॉन जो है वो नोबल गैस है बेटा, और सबसे रेयर अमाउंट में भी रेडॉन ही पाई जाती है।